हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हमास के ज़रिए इजराइल के ख़िलाफ़ किए गए बड़े हमले को आज छठा दिन था। इसके जवाब में इजराइल गाज़ा पट्टी पर लगातार रॉकेटों की बौछार कर रहा है। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास उसके कैदियों को वापस नहीं करता तब तक गाज़ा का पानी, खाना और ईंधन की सप्लाई बंद रहेगी। इस्लामिक जिहाद के एक बड़े कमांडर के मारे जाने की खबर है। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर ने आज बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। उनसे पहले ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर भी इजराइल आ चुके हैं। जर्मनी ने इजराइल को फौजी मदद देने की पेशकश की है। हमास की तरफ से भी इजराइल के खिलाफ रॉकेट दागे जा रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच अहम बात हुई है। इजराइल में हमास के हमलों से मरने वालों की तादाद 1300 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि गाज़ा में भी तकरीबन इतने ही फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आखिर में हम बताएंगे कि हमास का वो कौन सा कमांडर था जो पिछले 2 साल से अंडरग्राउंड रहते हुए हमले की तैयारी कर रहा था। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाज़ा पर इजरायली रॉकेटों की बौछार आज छठे दिन भी जारी रही, जिससे पूरे मोहल्लों का सफाया हो गया और दर्जनों लोग मारे गए। अल अरेबिया के मुताबिक आज सुबह सवेरे इजराइल ने ऐलान किया कि उसने हमास को गाज़ा के एक कोने में धकेलने की कोशिश में बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया है। गाज़ा पर रात भर इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए। आज सुबह गाज़ा के नॉर्थ में जबलिया शहर में एक घर पर हुए हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। नॉर्थ गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप अल शती पर भी बम गिराए गए हैं। इस कैंप को बीच कैंप भी कहा जाता है। फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक फ़िलिस्तीनी मरने वालों की तादाद 1354 हो गई है, जबकि 6049 लोग जख्मी हुए हैं। कम से कम 1300 इजरायली मारे गए हैं और 3300 जख्मी हुए हैं। इसी बीच आज अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि जब तक अमेरिका मौजूद है इजराइल को कभी भी अकेले अपनी हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी। वो इस नाकाबिले यकीन सख्त मौके पर इस मुल्क के लिए बल्कि हकीकत में पूरी दुनिया के लिए इजराइल वापस आकर बहुत शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर ब्लिंकन ने एक यहूदी के तौर पर पर्सनल कहानी बताई। उन्होंने अपने दादा के रूस में कत्ल होने से बच निकलने और अपने सौतेले बाप के कंसंट्रेशन कैंप से मरने से बच निकलने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं पर्सनल तौर पर समझता हूं कि हमास के ज़रिए कत्लेआम गूंज इजरायली यहूदियों के लिए बल्कि हर जगह के यहूदियों के लिए है। मैं आपके सामने एक हस्बैंड और छोटे बच्चों के फादर के तौर पर भी आया हूँ। मेरे लिए ये नामुमकिन है कि मैं मारे गए कुनबों की तस्वीरें देखूं, जैसे कि माँ बाप और 3 छोटे बच्चे जो किबुत्ज नीर ओज में अपने में रहते हुए मारे गए हैं और मैं अपने बच्चों के बारे में ना सोचूं। ये जुल्म और इंसानियत के खिलाफ हमास के अनगिनत टेररिस्ट एक्शंस में से एक था जो ISIS यानी दाइश के सबसे ख़राब हमलों को याद दिलाता है। उन्होंने सवाल किया कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं, इसे कैसे पचा सकते हैं। इस मौके पर ब्लिंकन ने कहा कि हमास के हमले में कम से कम 25 अमरीकी मारे गए हैं। अमेरिका हमास के ज़रिए कैदी बनाए गए लोगों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस मौके पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की सपोर्ट के लिए ब्लिंकन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमास के बर्बर लोगों को कुचलना होगा। मिस्टर सेक्रेटरी, मेरे अच्छे दोस्त टोनी, आज यहाँ आपके अहम दौरे के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट बाइडन को शुक्रिया और हमास के बर्बर लोगों के खिलाफ हमारी जंग में इजराइल के लिए आपकी नाकाबिले यकीन सपोर्ट के लिए अमरीकी लोगों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मिस्टर सेक्रेटरी, आप एक ज़ख्मी मुल्क, एक लड़ने वाले मुल्क, शेरों के मुल्क, एक ऐसे मुल्क में आए हैं जो हमारे चारों तरफ की दुश्मन ताकतों को हराने के लिए पुख्ता इरादा रखते हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन इसे सरासर बुराई कहने में बिल्कुल सही हैं। हमास ISIS है और जैसे ISIS यानी दाइश को कुचला
गया था, वैसे ही हमास को भी कुचल दिया जाना चाहिए। उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। किसी भी लीडर को उनसे नहीं मिलना चाहिए, किसी भी मुल्क को उन्हें पनाह नहीं देनी चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। आजकल और हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए अमेरिका को शुक्रिया। इसके बाद नेतन्याहू ने ब्लिंकन के साथ मजबूती से हाथ मिलाया। आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल दोनों ISIS दाइश को मदद करते रहे हैं। इसका एक सबूत इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ISIS के दहशतगर्दों को इजरायली अस्पताल में अयादत करते हुए देखा जा सकता है। आप गूगल करेंगे तो वो तस्वीर आपके सामने आएगी। इसके अलावा इराक और सीरिया में इस वक्त जिस जिस एरिया में दाइश के लोग हैं, वहीं अमरीकी ठिकाने हैं, अमरीकी छावनियां हैं, वहाँ भी अमरीका ही उसे दाइश के आतंकवादियों को पनाह देता है। सीरिया के नॉर्थ में इदलिब शहर में ख़ास तौर पर वहाँ तुर्की और अमरीका दोनों दाइश टेररिस्ट की मदद करते हैं, और इसके सबूत कई बार आ चुके हैं। अब अमरीका और इजराइल के दोनों लीडर कह रहे हैं कि हमास ISIS है, यानी दाइश है, और हम उन्हें कुचल देंगे। अभी वो कहाँ कुचल रहे हैं? उनके साथ हमदर्दी करते हैं, उनको मदद करते हैं। इराक और सीरिया में जो हमले अक्सर होते हैं वो उन्हीं इलाकों में हो रहे हैं जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जहां दाइश के टेररिस्ट मौजूद हैं। इसके सबूत अनगिनत आप गूगल पर तलाश कर सकते हैं। इसी बीच प्रेस टीवी ने खबर दी है कि फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक सीनियर कमांडर अब्दुल रहमान शहाब और उनके कुनबे के लोगों की गजा शहर के जबलिया मोहल्ले में इजरायली हवाई हमले से मौत हो गई है। जबलिया के रिफ्यूजी कैंप में एक और फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पर इजरायली हवाई हमले में 7 फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर मारे जा चुके हैं। फ़िलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के स्पोक्सपर्सन नेबल फरसाख ने कहा है कि अब से पहले के टकराव में हवाई हमलों के बीच हमेशा कुछ मोहलत, यहाँ तक कि आधे घंटे का वक्त भी होता था, लेकिन अब 1 मिनट भी नहीं है। इसलिए मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच कल टेलीफोन पर बात हुई है। दोनों का कहना है कि इजराइल और उसको सपोर्ट करने वाले तबाही वाली हालत पैदा कर रहे हैं। इजराइल के जुल्म के लिए अमेरिका ने ही झंडी दिखाई हुई है। दोनों लीडर्स के बीच हुई बातचीत की तफसील प्रेसिडेंट के सियासी मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने एक्स पर एक मैसेज में लिखी है। जमशीदी ने कहा है कि दोनों फ़िलिस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम को ख़त्म करने की ज़रूरत पर मुत्तफ़िक़ हैं। सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया ने लिखा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का फ़ोन आया, जिसके दौरान दोनों ने गजा और उसके आसपास के इलाकों में चल रही जंग पर चर्चा की। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने कहा है कि MBS ने इस बात पर जोर दिया है कि उनका मुल्क मौजूदा जंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल और इलाकाई पार्टीज के साथ राब्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब किसी भी तरह से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने के खिलाफ है। दोनों लीडर्स ने गजा में इंसानी क्राइसिस के अवाम पर होने वाले असर के बारे में गहरी चिंता जताते हुए इंटरनेशनल इंसानी उसूलों का एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया है। इसी बीच जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल में एक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा है कि मुल्क में हर 5 में से 4 लोगों यानी 80% लोगों का कहना है कि हमास की तरफ से किए गए कत्लेआम के लिए नेतन्याहू सरकार जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जारी डायलॉग सेंटर पोल के मुताबिक सर्वे में शामिल होने वाले 79% नेतन्याहू कोalition के सपोर्टर समेत 86% जवाब देने वालों की अक्सरियत ने कहा है कि गजा से अचानक हुआ हमला मुल्क के लीडर की नाकामी है, जबकि 92% ने कहा है कि जंग से चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा 94% का मानना है कि सिक्योरिटी तैयारियों की कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से साउथ में हमला हुआ है। 75% से ज़्यादा ने कहा है सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए जंग के खात्मे के बाद नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना होगा। आइए अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। मैं ये बताने जा रहा हूं कि हमास की तरफ से किस कमांडर ने इतने बड़े हमले की प्लानिंग की है, जिससे न
सिर्फ इसराइल बल्कि इसराइल के आका अमेरिका और बाकी वेस्टर्न मुल्क भी हिल गए हैं। ईरान के पारस टुडे का कहना है कि हमास के अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन का इसराइल का 9/11 यानी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए टेररिस्ट हमले से मुकाबला किया जाने लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की नज़र में हमास के मोस्ट वांटेड कमांडर मोहम्मद ज़ैफ ने सैटरडे को अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन शुरू करने के बाद एक मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद अल-अक्सा में इजरायलियों के बार बार घुसने और मस्जिद की बेअदबी किए जाने पर ये हमारा जवाब है। हमास के करीबी सोर्सेज ने बताया है कि मोहम्मद ज़ैफ ने इस ऑपरेशन का प्लान तब शुरू किया जब मई 2021 में शिद्दत पसंद यहूदी मस्जिद अल-अक्सा में घुसे, जिसके बाद पूरे अरब और इस्लामी मुल्कों में गुस्सा फैल गया। उस वक्त मस्जिद अल-अक्सा में रमज़ान के महीने में ज़ायोनियों के घुसने और नमाजियों को पीटने की तस्वीरें और वीडियोज़ सामने आईं, जिनमें देखा गया कि ज़ायोनियों ने मस्जिद के अंदर से बूढ़ों, जवानों और बच्चों को बाहर सड़क पर खींच लिया था। इस वाक़े से कुछ दिन पहले इजरायली पुलिस ने मस्जिद के दरवाजे के सामने रुकावटें खड़ी कर दी और कहा कि ये कदम मस्जिद की हिफाजत के लिए उठाया गया है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने बताया कि इन रुकावटों की वजह से रमज़ान में नमाजियों के इकट्ठा होने में परेशानी आने लगी थी। इस पर यह खौफ पैदा हुआ कि मस्जिद अल-अक्सा के करीब रहने वाले फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया जाएगा। इन हालात की वजह से हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग हुई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके 2 साल बाद अब अल-अक्सा तूफान ऑपरेशन ने इजराइल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को नाकाम कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमास के सीनियर कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की टारगेट किलिंग की 7 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2021 में की गई थी। मोहम्मद ज़ैफ बहुत कम कोई बयान देता है और सामने नहीं आता। इसीलिए जब सैटरडे को खबर आई कि मोहम्मद ज़ैफ का बयान आने वाला है तो फिलिस्तीनियों ने भांप लिया कि कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। मोहम्मद ज़ैफ के दुनिया के लोगों ने सिर्फ 3 फोटो देखे हैं। एक फ़ोटो उस वक्त का है जब वो 20 साल के आसपास का था, दूसरा फ़ोटो वो है जिसमें उसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ है और तीसरा फ़ोटो अंधेरे में एक साए की तरह है। सैटरडे का बयान इसी तीसरे फ़ोटो के साथ जारी किया गया है। पारस टुडे के मुताबिक किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद ज़ैफ कहाँ रहता है, बस ये अंदाज़ा है कि वो गजा में बनाई गई सुरंगों में रहता है। इजराइल का कहना है कि मोहम्मद ज़ैफ ने हमले की स्ट्रेटजी बनाने और उसे अमली जामा पहनाने में डायरेक्ट रोल अदा किया है। हमास के करीबी सोर्सेज का कहना है कि इस हमले का फैसला मोहम्मद ज़ैफ और हमास की फौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह याह्या सिनवर ने मिलकर लिया है। इस ऑपरेशन के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग का दौर चला। मोहम्मद ज़ैफ का नाम पहले मोहम्मद मसरी था। वो 1965 में खान यूनुस रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। 1987 में शुरू हुए पहले इंतफाज़ा के दौरान वो हमास से जुड़ा और मोहम्मद ज़ैफ के नाम से मशहूर हो गया। मोहम्मद ज़ैफ को 1989 में इजराइल ने गिरफ्तार किया और उसने 16 महीने इजरायली जेल में गुजारे। हमास से जुड़ने के बाद मोहम्मद ज़ैफ ने स्ट्रेटेजिक सुरंगें और बम बनाने में अपना हुनर दिखाया। इजराइल के हमले में मोहम्मद ज़ैफ की एक आंख चली गई और उसकी एक पिंडली भी शदीद ज़ख्मी हो गई। 2014 में इजरायली हमले में मोहम्मद ज़ैफ की बीवी और 2 बच्चे मारे गए थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको हमास और इजराइल के बीच होने वाली जंग की पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। पिछले 3 दिनों से मैं 12:30 बजे दोपहर यूट्यूब पर लाइव खबरों की अपडेट और आप लोगों के सवालात के जवाबात दे रहा हूं, जिसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।